लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखे थे। आज उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, हुंस रूल, ये सारा चीज देखेंगे। लेक्चर 10 है या 11 है शायद। एक क्वेश्चन दे रहे हैं उससे पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तो। द इलेक्ट्रॉन्स identified by quantum numbers n and l। ठीक है, तो टोटल 4 सेट दिए गए हैं। पहले सेट में n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1। दूसरे में है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0। थर्ड में है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2। एंड फोर्थ में है n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 1। इन चारों को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जल्दी से फटाफट अरेंज करो। सर पहले 4 फिर 2 3 1। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? सबसे ज्यादा सर 1 n इक्वल टू 4l। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? 1 का। चलो सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा? सबसे 4 लीस्ट एनर्जी फोर्थ। यस सर। चलो, फोर्थ का सबसे कम हो गया। उसके बाद 2 सेकंड वाला। 2 उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद 3 3। और फिर 1 सबसे सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसका हो गया? 1। 1। आ रहा है सबका यही ऑर्डर, देख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है, तो सेम ऑर्डर आ रहा है या कुछ और आ रहा है, बताओ। बोलो, बाकी लोगों का क्या आया? सेम आया? बनाया नहीं बाकी लोगों से? हेलो, रिप्लाई करो। सर कितने देर पहले स्टार्ट किए हैं? हेलो, बन अभी गया स्टार्ट सबसे? किए हैं। क्या चीज? लेक्चर अभी स्टार्ट किए हैं, लेट हो गया थोड़ा। चलो, हो गया ना? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? देख लो, किसी को पूछना है ये क्वेश्चन? कल बताए ही थे, n प्लस एल निकालोगे, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा, और जिसका n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया तो वहां पर तुमको n का वैल्यू देखना है। n जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा, n जिसका कम है उसका एनर्जी कम। ठीक है, तो ये ऐसे कर लोगे तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी 1 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू 5 है। 3 में भी 5 है, बट यहाँ n का वैल्यू कम है, तो इसलिए इसका एनर्जी कम हो गया, 1 का एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं। सर आप और बोले थे बुकलेट से सॉल्व करने के लिए। कर लिए? हाँ, तो 2-3 क्वेश्चन नहीं बना बस। ठीक है, आज पढ़ा दे रहे हैं, फिर बाकी सारा भी बन जाएगा। ठीक है, आज बता देंगे। रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कैसे हम लोग किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कैसे करेंगे, मतलब कौन से ऑर्डर में करेंगे।
तो उसके लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है ऑबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, ऑबाउस प्रिंसिपल। तो ऑबाउ एक्चुअली क्या है? ये एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है ऑबाउ, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। एक्चुअली एक जर्मन वर्ड से लिया गया है ये, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का बिल्डिंग अप मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे बिल्ड होगा, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होगा, वो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑबाउस प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंग यही है, n+l वाला रूल ही है। मतलब इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ते जाएगा उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स भी फिल होते जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट in the ground state of in the ground state of atoms, orbitals are filled in order of their increasing energies, ठीक है। तो मतलब वही चीज है, जैसे अभी हम लोग n+l रूल में देखे थे ना, ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे निकालोगे, n+l के वैल्यू से निकालोगे। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्डर में फिल होगा। मतलब जिस जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, फिर जैसे जैसे ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्डर में फिल होते जाएगा उस ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए एक जनरली एक पैटर्न बनाया जाता है, ठीक है, इस टाइप से देखे होगे बहुत सारे बुक में दिया रहता है। जैसे फर्स्ट में है तो 1 में देखोगे सिर्फ s ऑर्बिटल होता है ना, तो 1 में सिर्फ यहाँ पे s ड्रॉ कर दिए। फिर 2 में देखोगे 2 में क्या क्या होता है, 2s और 2s 2p 2p 2p। 3 में देखोगे 3s 3p 3p और 3d 3d। 4 में 4s 4p 4d और 4f। फिर 5 में देखोगे 5s, टोटल 4 ये सबशेल होते हैं, ठीक है, 5d और 5f, f तक ही जाएगा। 6 इसी तरह 6s 6p 6d 6f 7s, ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा, ये पूरा नहीं लिखना है। 7d 7f, सॉरी 7f होगा ये। तो इसमें देखोगे एक पैटर्न ड्रॉ किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी ऑर्डर में फिल होंगे, ये डायगनली ऐसे ड्रॉ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p, इसके बाद 3s, फिर देखोगे ये इस ऑर्डर में, फिर 3p 4s होगा, फिर ये डायगनल आएगा। एनर्जी निकाल के देखना, एनर्जी भी सेम ऑर्डर में आएगा, तो ठीक है। तो ये याद करने के लिए जस्ट ऐसे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p होते हुए 3s आएगा। एरो ध्यान रखना, पहले 2p में फिर 3s में, फिर इसके बाद 3p फिर 4s, 4s के बाद 3d फिर 4p फिर 5s, 5s के बाद 4d 5p 6s, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा। तो ये बस याद रखने के लिए, कहीं भी अगर भूल भी गए ऑर्डर तो कहीं भी ड्रॉ करके तुम लोग ऐसे कर सकते हो, है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली कैसे लिखते हैं, कुछ कुछ लिखते हैं, फिर हम लोग इसमें चलो एक दो देखते हैं एग्जांपल, सिंपल सा है, फिर आगे हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो सोडियम का लिखना है हमको, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 11 11। तो इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होगे ये 281 वाला ऐसा लिखते होगे, याद है? yes sir यस सर। यहाँ पे हम लोग का एसपीडीएफ सबशेल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसमें कैसे लिखेंगे इसको हम लोग एसपीडीएफ के फॉर्म में। तो 11 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा बताओ? सबसे पहले 1s 1s में,
और 1s का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितना है? 2 s सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 जा सकते हैं। 2 तो 1s2 मतलब मैक्सिमम 2 चला गया इसमें, तो 1s2 हो गया। 1s के बाद किस में जाएगा? 2s में। तो 2s 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2s2। उसके 2s के बाद 2p में जाएगा। 2p का मैक्सिमम कैपेसिटी है 6। p ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है वो? 6 6 कर सकते हैं। तो 2p हो गया 6। ठीक है। इसके बाद क्या है? 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में। 3 अब s काउंट कर, हाँ काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। 1 एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 3s में जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन? एक एक ही बचा हुआ है तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो सारा तुम उसमें डाल दोगे, तो ये 3s, ये 1 हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। चलो इसी तरह Fe का लिख के दिखाओ। Fe का एटॉमिक नंबर पता है? 26 चलो लिखो तो। चलो इसके बाद बेरियम का लिखना। बेरियम का एटॉमिक नंबर पता है? 56। ठीक है, इन दोनों का लिखो। हो गया। Fe का क्या है बताओ फटाफट। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p 4s2 3d6। 4s2 3d6। सबका यही आया है, देख लो। यस सर। चलो ये हो गया, तो बेरियम का लिखो। हो गया सर। क्या है बताओ जल्दी। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d10। 10 फिर 4p6 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 5s2 5s2 4d10 4d10 5p6 5p6 6s2। 6s2। देखो तो सबका यही आ रहा है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेना, टोटल 56 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर देना। तो यहाँ तक तो 30 हो गया 3D10 तक। इसके बाद 36, 38, 48, 654 और 256 सही है। मैच कर लो, जस्ट यस यही सर। आ रहा है। Yes, sir. चलो अब इसको देखोगे, बहुत जगह नोबल गैस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नोबल गैस वाला ग्रुप जो है, नोबल गैस में देखोगे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला तो हीलियम है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। जेनन, रेडॉन। ठीक है, तो इसमें देखोगे हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है ये क्या है, 1s2। आउटर मोस्ट लिख रहे हैं हम सिर्फ, है ना, 1s2। और क्या आएगा, और है कुछ? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 2। नियॉन का कितना आएगा कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट बताना। 2p6 2p6। आउटर मोस्ट शेल का 2s2 2p6 ये यस होगा। सर। आर्गन का ऐसे ही करोगे तो आर्गन का देखोगे बाहर वाला 3s2 3p6 आ रहा है। क्रिप्टन को देखोगे तो 4s2 4p6। तो ये ऐसे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे एक एक शेल बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इनका हम लोग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का 1s2 ही रहता है, लेकिन इसमें क्योंकि ये हीलियम ड्यूप्लेट ही बनाता है, बाकी सारे ऑक्टेट बनाते हैं, तो हीलियम को छोड़ के बाकी सबका अगर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है, NH2 NP6 आ रहा है। तो देखो, हम लोग किसी भी एलिमेंट को उसके पहले जो नोबल गैस आ रहा है उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे Fe है, Fe का कॉन्फ़िगरेशन दूसरा हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते थे। Fe से पहले, जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आया है? आर्गन आर्गन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में आर्गन लिख देते हैं, मतलब ये आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गया। अब आर्गन के बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पे लिखना है। तो आर्गन का जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन तक 3p6 तक आर्गन में आ गया है। उसके बाद क्या बचा 3p6 के बाद? 4s2 और 4s2 3d6 3d6। तो ये इसका इस फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये नोबल गैस। इसी तरह बेरियम को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेरियम का जैसे 56 है, तो बेरियम का सब जो पहले, इसके जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आया बेरियम के पहले? The krypton. बताओ जल्दी से, कितना जेनन। टाइम? क्रेप जेनॉन आ रहा है। जेनॉन का कितना है एटॉमिक नंबर? सर 54। 5p6 जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, है ना। एटॉमिक नंबर पता है कि नहीं तुम लोगों को? 54 है जेनन का। हीलियम का 2 होता है, नियॉन का कितना है 10, 10। आर्गन का कितना है 18, 18। 18 क्रिप्टन का 36। 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। इसमें 32 ऐड कर दोगे, है ना। तो बेरियम देखो यस। 56 है, तो इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस कौन सा है? जेनॉन है। अब जेनॉन में देखोगे 5s2 5p6 यहाँ तक तो आ गया है जेनॉन में, मतलब उसके बाद हमको आगे लिखना है। तो 5s2 5p6 तक तो आ गया है इसमें, तो 5p6 तक आ गया। 5p6 के बाद यहाँ पे क्या बचा? 6s2। 6s2. तो ये इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग नोबल गैस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो उसके जस्ट पहले आया हुआ है, जो उसके पहले ऑकर कर रहा है। ठीक है, तो लिख लोगे ना अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलो, हेलो। यस सर। चलो, इसमें नेक्स्ट अभी जो हम लोग देखे थे अबो प्रिंसिपल में, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन को अभी ऑर्बिटल्स तक पहुंचाया गया। अब ऑर्बिटल्स में भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सबसेल तक पहुंचा है। अब सबसेल में देखते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स होता है, तो ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे या ऑर्बिटल में किस ऑर्डर में वो ऑर्बिटल में फिल होगा, तो उसके लिए वो हम लोग एक रूल पढ़ते हैं, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या हुआ। तो इसको पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट pairing of electrons in orbitals belonging to the same subcell doesn't take place until each orbital of that subcell has got one electron with one electron each, लिख लो, one electron each with parallel spin। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका डेफिनेशन है, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा हो कि ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा तो उसमें क्या बोला गया है कि जैसे पी में है तो पी में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी तो बराबर होगा, है ना, क्योंकि तीनों सेम सब सेल में अगर है तो एनर्जी सारे ऑर्बिटल्स का सेम होता है। तो वहां पे क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल में मान लो पी में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, पी में इलेक्ट्रॉन को बताए थे, ये ऑर्बिटल्स को हम लोग बॉक्स बना के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 2 का पी ऑर्बिटल है, सेकंड सेल का पी सब सेल है। अब पी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब 4 इलेक्ट्रॉन, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा ऑर्बिटल में, यही चीज हुंस रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ये बोला कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किसी एक ऑर्बिटल में, हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक अपवर्ड एरो से एक डाउनवर्ड एरो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट इसमें कंफ्यूज मत होना। तो कोई भी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये अपवर्ड वाला क्लॉकवाइज शो करेगा या डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो। अगर अपवर्ड को तुम क्लॉकवाइज माने तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग तुम जैसा एज्यूम करोगे वो तुम्हारे अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, यहाँ कोई फिक्स नहीं होता है कुछ। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ये बोला कि तब तक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा जब तक के सारे ऑर्बिटल्स, मतलब जितने ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी सेम है, जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है विथ पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन मतलब अगर एक में क्लॉकवाइज वाला गया है तो दूसरे में भी, सारे में मतलब क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में क्लॉकवाइज चला गया, बीच में एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, वो पैरेलल होना चाहिए। सभी का स्पिन जो होना चाहिए वो सेम स्पिन होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ नहीं जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद हम लोग पेयर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ये बोला गया कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पैरेलल स्पिन के साथ, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देंगे। तो ये है हुंस रूल। अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो ये वैलिड होगा क्या, बताओ तो। यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये वैलिड है हुंस रूल के अकॉर्डिंग? नहीं। नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि ये 2 का तो पेयरिंग हो गया और यहाँ पे ये खाली रह गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, नो सर। पहले सब में एक एक जाएगा उसके बाद ही हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं, पेयरिंग पहले मत कर देना। ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए विथ पैरेलल स्पिन। अब जैसे एक और ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे, चलो
स्पिन भी ध्यान रखना, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, मान लो पी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 2p3 है, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा या नहीं होगा बताओ? नहीं। नो सर, नहीं, नो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या है, स्पिन पैरेलल नहीं है सबका। अगर एक में क्लॉकवाइज दिए हो तो सारे में क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, मतलब एक में अगर अपवर्ड दिए हो तो सारे में अपवर्ड ही होना चाहिए। किसी एक में अगर डाउनवर्ड से स्टार्ट किए हो तो सारे में डाउनवर्ड ही होना चाहिए। समझ में आया? ऐसा मिक्स मत कर देना। स्पिन जो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन का मतलब कि सारे का स्पिन अगर एक में अपवर्ड है तो सारे में अपवर्ड होगा, उसके बाद ही पेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये चीज हम लोग कभी नहीं, ये जैसे 2p4 है तो ये पॉसिबल होगा क्या बताओ तो? ये करेक्ट है या नहीं है 2p4 का? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों? सर क्योंकि एक ही डायरेक्शन मतलब दोनों शो कर रहा है इसलिए। हाँ, एक और ये भी ध्यान रखना कि सिंगल ऑर्बिटल में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता है। हमेशा किसी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो मान लो एंटी पैरेलल। हाँ, एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो दो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो पहले 3 में एक एक चला गया, उसके बाद डाउनवर्ड। ठीक है, सेम स्पिन नहीं हो सकता है कभी भी। 2p4 ये करेक्ट है, बस ये वाला था। तो ये है हॉर्न्स रूल। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल में हम लोग सबशेल तक पहुंचे, तो सबशेल में कैसे फिल करना है, मतलब एनर्जी के अकॉर्डिंग था वो। उसके बाद हॉर्न्स रूल में क्या बताया गया कि ऑर्बिटल्स में एक्चुअली ऑर्डर का फिलिंग क्या होगा, मतलब किस ऑर्डर में वो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, कैसे। अब इसमें एक्चुअली यहाँ पे देखो एक टर्म आ रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या होता है? तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये होता है, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का सर मतलब सर पूछ रहे थे कि ये 3 ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और सेंटर में पेयरिंग कर दी तो वो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, वो गलत नहीं है, वो सही होगा। कहीं भी पेयरिंग किसी का भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम पहले वाले का पेयरिंग नहीं किए, सब में एक एक गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसमें किसी का भी पेयरिंग कर सकते हो, या तो इसका कर दिए या इसका, वो सही है ना? वो किसी एक का रैंडमली हम लोग पेयर कर सकते हैं। वो कोई ऑर्डर नहीं होता है कि हम लोग को ऐसे ही ऑर्डर में ही पेयर करना है, किसी का भी रैंडमली पेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये ध्यान देना कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का मतलब, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और जिसका फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? 2s+1। अब यहाँ पे s क्या डिनोट कर रहा है? s डिनोट कर रहा है समेशन ऑफ स्पिन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, समेशन ऑफ स्पिन, या फिर ऐसे लिख लो समेशन ऑफ, चलो समेशन ऑफ स्पिन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमको जैसे 2p4 का हम पहले निकालते हैं। चलो मान लो यहीं पे एग्जांपल निकाल रहे हैं हम लोग, 2p4 का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का देखो फिलिंग ऐसे था, ये एक ऑर्डर है हमारे पास। तो इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करोगे, ये स्पिन जो आएगा ना s, ये होगा सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, सभी का स्पिन कैलकुलेट करोगे, टोटल स्पिन कितना आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एज्यूम करना होगा कि तुम अपवर्ड को क्लॉकवाइज मान रहे हो या डाउनवर्ड को क्लॉकवाइज मान रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि अपवर्ड वाला हमारा, ये इसको हम लोग +½ एज्यूम करते हैं। ठीक है, और डाउनवर्ड वाला ये हम लोग -½ एज्यूम कर रहे हैं इसको। समझ में आ रहा है? यहाँ पे उल्टा भी मान सकते हो तुम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? हम लोग अपवर्ड यस वाले सर। को +½ मान रहे हैं और डाउनवर्ड वाले को -½ ये बताए थे। दो ही वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, एक +½ और दूसरा -½ तो यहाँ पे काउंट करो अपवर्ड वाले टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? 15।
3 है, तो 3 इंटू प्लस 1/2 और प्लस डाउनवर्ड वाले कितने हो गए 1 1, तो 1 इंटू माइनस 1/2, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो तो कितना हो गया 3/2 माइनस 1/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये पहले समय एस का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया, एस का वैल्यू 1 आया ना, हाँ सर। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूले में पुट करो, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गया 2s प्लस 1 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3, तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका 3 आ गया। तो ये बोला गया है हुंड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्डर में फिल होगा, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्डर में फिल करना है जिस ऑर्डर में करने के बाद जब उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो सबसे मैक्सिमम आना चाहिए। तो देखो तुम कोई भी दूसरा ऑर्डर फॉलो करो और उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी तुम कैलकुलेट करो, देखो इससे कम ही आएगा, यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है, मतलब इस ऑर्डर में अरेंज करोगे इलेक्ट्रॉन को तभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये सबसे मैक्सिमम है। कोई भी ऑर्डर रैंडम ऑर्डर तुम सेलेक्ट कर लो, उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 2p4 का ही कोई एक ऑर्डर बताओ, बताओ तुम लोग बताओ कौन सा ऑर्डर हम लोग करें, बोलो। चलो जैसे मान लो यही हम कर ले रहे हैं, है ना, ऐसे कर लिए, क्लियर है ना, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पहले s का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, तो ये तो गलत है ना। क्या चीज सर ये गलत है ना फीलिंग। फीलिंग जो की गलत है वही तो प्रूव कर रहा है ना, गलत क्यों है ये, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं है। समझ में आ रहा है ना, वही चीज बोला गया ना हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कि हमको वही ऑर्डर फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो सेम ऑर्डर के लिए, ठीक है, मतलब 2p4 के लिए ही बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, है ना, 2p4 में ही इलेक्ट्रॉन को फिल करने का बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस सर। तो उसमें कौन सा सही होगा, कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट होगा, जिस पॉसिबिलिटी में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम। का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हम लोग ले रहे हैं, हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सही है या गलत है, हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है या नहीं, मतलब कोई भी रैंडम ऑर्डर में हम लोग ऐसे फिल कर सकते हैं या नहीं, कर यस। सकते हैं ना। तो इसमें एस का वैल्यू निकाल के देखो, ऑलरेडी ये तुम्हारा एस का वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगा, तो मैक्सिमम नहीं होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो एक्सेप्ट वही होगा जो वैल्यू उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे एस का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, एस कितना आएगा इसमें, तो 0 0 हो जाएगा, तो एस 0 हो गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा, बताओ 1। 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम है क्या, इसमें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये तो 3 से कम ही होगा ना, क्योंकि 3 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये 2s प्लस 1 यहाँ पुट करोगे तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो ये वाला ऑर्डर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इस ऑर्डर में फिल करोगे जो हुंड्स रूल जैसे बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी पहले सारे ऑर्बिटल में जिनका एनर्जी सेम है उन सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक जाएगा पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद ही पेयरिंग होगा। तो इस ऑर्डर में अगर फिल करोगे तो इसमें देखोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो भी आएगा इस ऑर्डर में वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, वो नो डाउट वो सबसे मैक्सिमम होगा, उसमें तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 5। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, 3D में 8, 3 का डी है
8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। बताओ क्या होगा ऑर्डर? बोलो। पहले पांचों में एक एक स्पिन डाल देना है, पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद और किसी तीन में तीन उसका को पेयरिंग में हाँ, पेयर कर दो। 3 का पेयर कर दिया। ठीक है, तो ये पेयर किसी का भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है ऐसे ही ऑर्डर में होगा। ठीक है, रैंडमली तुम किसी का भी पेयर कर सकते हो। तो ये हो गया 3d8। तो इसमें अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करो 2s+1, तो यहाँ पे s निकालो, कितना आएगा? s का वैल्यू कितना आ गया? बोलो। और s का यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, साइन के साथ नहीं लेना है। ठीक है, मॉड्यूलस ले इसलिए लगा लो यहाँ पे, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। एस का वैल्यू 1 होगा। 1। 1 हो गया। ये तीनों तो जो पेयर हो गया उसका तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है, तो 3 का 0 हो गया। अब 2 का मान लो हम अपवर्ड वाले को प्लस हाफ माने, तो प्लस हाफ, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। माइनस हाफ भी मानते तो हमको सिर्फ मॉड्यूलस, मतलब उसका हमको सिर्फ वैल्यू लेना है, साइन नहीं लेना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 2 × 1 + 1, इसके लिए भी 3 आ गया। ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इसमें कोई भी और दूसरा ऑर्डर तुम करके देख लो, इससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बात समझ में आया? यस सर। चलो, अब कुछ एक दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, 1 से 30 तक तुम लोग को बस ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जब डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे, तो 1 से 30 तक में देखोगे दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जो हुंड्स रूल को ओबे नहीं करता है। कौन कौन सा दो कॉन्फ़िगरेशन है? एक क्रोमियम का क्रोमियम, एक क्रोमियम है और दूसरा कॉपर है। कॉपर। ठीक है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। तो देखो, इसमें एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था? एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या होना चाहिए था? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ये होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, है ना? यही होना चाहिए था ना, बताओ। हेलो। यस सर, यही होना चाहिए था। बट ये नहीं होता है, यहाँ पे देखोगे ये लास्ट वाले में एक करेक्शन है। इसका 4s1 मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में चला जाता है। ये करेक्ट ऑर्डर है इसमें, क्रोमियम के केस में। और सॉरी, ये कॉपर है। तो कॉपर के केस में क्या होता है, सर कॉपर में भी इसका एक्सेप्ट रीजन? बता रहे हैं अभी। कॉपर का लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये एक्सपेक्टेड है ना? ये भी इनकरेक्ट है। इसमें भी करेक्ट क्या है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन 4s1 का ये जम करके चला जाता है 3d10। ये करेक्ट है। तो ये 1 से 30 तक में ये दो एक्सेप्शन आता है जो कि हुंड्स रूल को ओबे नहीं कर रहा है। एक क्रोमियम है और दूसरा कॉपर है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली ये रीजन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में देखोगे, एस ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। और अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बोल देंगे। और अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलोगे, हाफ फिल्ड बोलोगे। बोलो। यस सर।
यस सर। उसी उसी तरह डी है, जैसे डी ऑर्बिटल है तो डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो डी का मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे तो उसको हम लोग फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर क्या बोलेंगे उसको, हाफ फिल्ड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। आ रहा है तो सर। उसी तरह पी का फुल्ली फिल्ड हो जाएगा P6 और हाफ फिल्ड क्या हो जाएगा P3, है ना। एफ का फुल्ली फिल्ड हो जाएगा F14 और हाफ फिल्ड कितना हो जाएगा एफ का 11। F7। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो हाफ जनरली देखा गया है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो होते हैं ना, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बाकी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड completely filled subshell, particularly the latter. ठीक है, तो स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड का या फुल्ली फिल्ड का बाकी अदर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे ऊपर वाले में देखो जो एक्सपेक्टेड था 4s2 3d4, इसमें देखोगे s वाला तो फुल्ली फिल्ड है बट d वाला क्या है, ये तो ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इसमें एक फुल्ली फिल्ड है एक नॉर्मल है, लेकिन जब ये इस फॉर्म में चला गया जो करेक्ट ऑर्डर है इसका देखो, तो एस का एक इलेक्ट्रॉन चला गया डी में, तो एस भी हाफ फिल्ड बन गया और डी भी हाफ फिल्ड बन गया। तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोग खुद ही बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। नीचे वाला ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें दोनों हाफ फिल्ड हो रहा है लेकिन ऊपर में सिर्फ एक ही फुल्ली फिल्ड था, है ना। तो ऑब्वियसली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्डर में फिल होगा जिसका स्टेबिलिटी क्या होता है ज्यादा होता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा है, इसलिए ये ऑर्डर फॉलो होता है यहाँ पे। इसी तरह कॉपर में भी सेम केस है, कॉपर में देखोगे 4s2 3d9 है, तो ऊपर वाले में देखोगे तो एक फुल्ली फिल्ड है दूसरा नॉर्मल है, ना तो हाफ फिल्ड है वो ना फुल्ली फिल्ड है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर उसका जंप करके चला गया D10 में, डी में चला गया तो 4s1 3d10, अब एक हाफ फिल्ड बन गया एक फुल्ली फिल्ड बन गया। तो ऑब्वियसली दोनों कॉन्फ़िगरेशन को जब कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर फॉलो होता है। अब यहाँ पे रीजन होता है कि क्यों जनरली हम लोग बोलते हैं कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अदर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, रीजन बता सकते हो कोई क्यों ऐसा बोला जाता है। क्यों होता है ऐसा, इसके दो रीजन होते हैं। पहला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रीजन है। दो रीजन से एक्सप्लेन करते हैं, पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो इन हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड में देखोगे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है ना वो पूरा सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से रिपल्सन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो होगा ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और रिपल्सन जितना कम होगा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगेंगे ज़्यादा रिपेल करेंगे तो एनर्जी को बढ़ा देता है।
ठीक है, रिपल्सन जहाँ रिपल्सन फोर्स अगर ज्यादा लगने लगेगा तो एनर्जी वहां पे बढ़ जाएगा, और एनर्जी अगर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी अगर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। कोई भी चीज अनस्टेबल होना नहीं चाहता है, हमेशा कोई भी चीज अगर होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। अनस्टेबल होना चाहेगा क्या कोई भी चीज? हमेशा वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना? तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये नहीं चाहेगा कि हम अनस्टेबल हो। तो इसलिए यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो होता है वो पूरा सिमेट्रिकल होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे P3 में है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे P3 कॉन्फ़िगरेशन में कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है। तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो सारे एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, तो एक सिमेट्री हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे सारे सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन P4 अगर ले लोगे तो P4 में देखोगे कि जैसे मान लो P4 ले लिए हम लोग, तो इसमें क्या देखोगे? इसमें देखोगे कि तीन इलेक्ट्रॉन तो एक डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है ना? तो इससे क्या हो जाएगा, सिमेट्री वाला केस बनेगा क्या यहाँ पे? ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, बताओ। बोलो, हेलो। नहीं। नहीं है, तो सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब सिमेट्रिकल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अगर सिमेट्रिकल नहीं है, तो वहाँ पे रिपल्सन होने लगता है, रिपल्सन ज्यादा होने लगता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फोर्स होने की वजह से वहाँ पे रिपल्सन ज्यादा लगने लगता है, और ऑब्वियसली रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जहां भी रिपल्सन रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन ज्यादा लगने से एनर्जी ये ज्यादा होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ये कम डिक्रीज हो। होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर, तो ये है। तो पहला रीजन जो होता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में देखोगे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है, इसलिए सिमेट्रिकल होने की वजह से वहाँ रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है तो एनर्जी कम है, और एनर्जी अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा ये होता है एक्सचेंज एनर्जी के फॉर्म में बात करते हैं हम लोग। तो एक्सचेंज एनर्जी वाला टर्म यूज करोगे तभी जब हमको हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग बोल दिए कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बाकी अदर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट अगर इन दोनों में तुमको कंपेयर करना हो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है पर्टिकुलरली द लैटर, मतलब जो बाद वाला है, जो कंप्लीटली फील्ड है ना, इन दोनों में अगर तुमको कंपेयर करना है तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फुल्ली फील्ड वाला। ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे P3 है, ठीक है, और P6 है। ये P3 हाफ फील्ड है और P6 फुल्ली फील्ड है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है ऑर्बिटल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा ना, तो वहाँ पे हमेशा एक एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron exchanges its position with another electron in an orbital। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे होंगे तो वहां पे हमेशा ध्यान देना एक एनर्जी रिलीज होता है, और वही जितना एनर्जी रिलीज होगा ना
उसी एनर्जी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो उसका एनर्जी घटेगा पहले के मुकाबले या बढ़ जाएगा, बताओ तो। किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर निकल रहा है तो एज कंपेयर टू पहले का एनर्जी, उसका एनर्जी कम हो जाएगा ओवरऑल एनर्जी या बढ़ जाएगा? तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन अगर अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो उससे ओवरऑल जो ऑर्बिटल का एनर्जी है वो कम होता है, क्योंकि एनर्जी उससे बाहर निकलेगा। ओवरऑल एनर्जी अगर ऑर्बिटल का कम होगा, तो एनर्जी अगर कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एनर्जी जितना कम होते जाएगा स्टेबिलिटी उतना बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे तुमको इन दोनों में कंपेयर करना था हमको, P3 और P6 में। तो P3 और P6 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किस में ज्यादा होगा, बताओ? हाफ फील्ड में या फुल्ली फील्ड में? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात करें तो किस में ज्यादा होगा? हाफ फील्ड में होगा, हाफ फील्ड में होगा, क्यों? क्योंकि उसका जो है वो आधा ही ऑब्जेक्ट फुल है, बाकी का नहीं है पूरा। तो उससे एक्सचेंज को क्या लेना देना है? एक्सचेंज तो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन आपस P6 में में होगा। एक्सचेंज। ठीक है, हाफ फील्ड में क्या है, यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज जो होगा वो 3 ही इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करेंगे। लेकिन फुल्ली फील्ड में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने पोजीशन को। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल है ना? और जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा एक्सचेंज का पॉसिबिलिटी उतना कम होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में अगर कंपेयर करना है तो फुल्ली फील्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा बाहर, और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा बाहर उसका ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगा। और ओवरऑल एनर्जी अगर कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज है, अगर इन दोनों में तुमको कंपेयर करना हो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबिलिटी किसका होता है, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड का? सब फुलफिल का। फुल्ली फील्ड का। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक्सचेंज एनर्जी के बेसिस पे। तो ये दो रीजन हो गया कि क्यों हम लोग बोलते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जनरली अदर कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है। तो इसलिए इसमें क्रोमियम और कॉपर में एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, ये हुंस रूल को फॉलो नहीं करता है। इसका करेक्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये नीचे वाला होगा जिसमें ज्यादा स्टेबल है ये। उसी तरह कॉपर में भी ये हो। बात समझ में आ गया यहाँ तक सबको? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। नो सर, आगे। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यहाँ पे देखोगे इसमें एक दो जगह फॉर्मूला आता है। ठीक है, एक दो फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आगे नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। एक देखोगे, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कहीं देखोगे? ये जस्ट एक फॉर्मूला है, ये कुछ है नहीं। यस सर, कल ऑर्बिटल इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है ना, या एंगुलर मोमेंटम इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन और एच बाई टू पाई। ठीक है, एल यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो एजीमुथल क्वांटम किसी का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तुमको, तो अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और बाई टू पाई, तो ये दोनों कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो एच बाई टू पाई ऐसे। बहुत जगह देखोगे एच बाई टू पाई को एच बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी आ जाएगा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, ये एच बार ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सेम ही चीज है। ठीक है,
और चलो, और ये यहाँ तक रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, आगे इससे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक। इसमें सिर्फ और एक ही टॉपिक बचा हुआ है बस, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स हो गए हैं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिर्फ बचा हुआ है हम लोगों का, बाकी सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। बाकी श्रोडिंगर इक्वेशन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। इसमें एक दो चीज और बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट वाला चीज नहीं बताया है, ठीक है, कि कैसे हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वो सारा चीज बचा हुआ है अभी, तो वो छोड़ देना बस। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो और वो वाला पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट वाला पार्ट और श्रोडिंगर इक्वेशन वाला पार्ट, ये दोनों छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सर एक क्वेश्चन क्या? डाउट था बोलो। सर, क्वेश्चन नंबर 60। बुकलेट है नहीं मेरे पास, टेलीग्राम पे भेज दो तुम, ठीक है, ग्रुप में भेज देना, हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ग्रुप में भेज देना, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे या फिर ग्रुप में ही बता देंगे। बाकी और भी बना के रखो, कलेक्ट करके रखो, एक ही दिन सारा डाउट पूछ लेना। ठीक है, यस सर। चलो, और कुछ पूछना है किसी को? सर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? क्या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ना। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, वो बता देंगे, वो जस्ट एक लाइन का स्टेटमेंट है बस। ठीक है, तो वही है, उसमें स्टेटमेंट पढ़ोगे वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। 3 सेट तक हो सकता है कि सेम है, लेकिन चौथा वाले क्वांटम नंबर में ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो वही है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस सर। ठीक है, और है कुछ? सर क्वेश्चंस टेलीग्राम कर देंगे। हाँ, क्वेश्चंस भेज देना, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, फिर से ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, यस सर। उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे उसको। चलो, एंड कर रहे हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।